and some of the so-called champions of child rights, they have also come out in their true colors. So this is very, very important occasion for each one of us. So I congratulate CACL and also Action Aid, Center for Social Equity and Inclusion, HUC, Center for Child Rights, Human Rights Advocacy and Research Foundation, India Alliance for Child Rights, National Campaign for Dalit Human Rights, RTE Forum, and many such other organizations and individuals who are present here. मैं अपनी बात कुछ हिंदी में रखूं, आप लोग शायद समझेंगे मेरी बात को। मैं कहना चाहता हूं कि इस समय पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, सारे देशवासियों के लिए चुनौती है, क्योंकि जो विकास के नाम पर, विकास का नारा लेकर के हमारी सरकार नई आई है, ये एक एक करके हमारे सारे बुनियादी अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात है कि उन्होंने हमारे देश के सबसे ज्यादा, जो एक तरह से डिफेंसलेस कह लीजिए और वल्नरेबल कह लीजिए, बच्चों के अधिकार के साथ, उनके बचपन के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो अधिकार जीता गया लड़ करके, संघर्ष करके, उसको भी आज और वो छीनना चाहते हैं। 14 साल के बच्चों को हंसते खेलते कूदते पढ़ते लिखते और हर एक सामान्य बच्चे की तरह सपना देखते आगे बढ़ने का जो उसका मौलिक अधिकार है, एक बच्चा होने के नाते उसका अधिकार है, उसको वो कह रहे हैं कि स्कूल से जाने से पहले और स्कूल से लौटने के बाद वो बाल मजदूरी करने के लिए स्वतंत्र है, और उसमें थोड़ा सा लगा दिया परिवार का हो, ये है वो। तो ये मुझे लगता है कि ये केवल इसके खिलाफ बोलने की बात नहीं है। विक्टर जी ने ठीक ही कहा कि हमने बहुत सी सरकार की नीतियों को हमने समर्थन दिया, लेकिन आज ये वक्त आया है जब हम खुल करके सरकार की एक निंदा करें कि ये तुम कर क्या रहे हो। तुम कल इसको पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होगा तो उसमें आप बिल लाएंगे, कानून बनाएंगे और वापस ले जाएंगे देश को और 25 साल 50 साल पुराने। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के तमाम लोगों को, सारे नागरिकों को, सारे ट्रेड यूनियंस को, सारे और जो जनाधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन हैं, उन सबको इकट्ठा होना चाहिए। आज मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है कि बहुत ही जो एमिनेंट लोग हैं इस फील्ड के, सब आज यहाँ पर इकट्ठे हैं और वो लोग मिलकर के अपनी आवाज उठाएंगे। सरकार के कानों तक कुछ बात जाएगी, उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता, क्योंकि सरकार जानबूझ करके अपने एजेंडे पर आई है। ऐसा नहीं कि कुछ थोड़े से ऐसे विचार आए उन्होंने कर दिया, नहीं, बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ये, और इसके आगे और बहुत कुछ होना है। हमारे ट्रेड यूनियन के साथी तो बहुत ही चिंता में हैं, खास करके उस पार्टी से जुड़े हुए ट्रेड यूनियन वाले भी विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इन नीतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कहां तक वो सब मिलके एक मुहिम चला सकते मैं नहीं जानता, लेकिन आज हमें अपना स्टैंड क्लियर करते हुए साफ साफ आगे की रणनीति की भी घोषणा करते हुए कि अभी तक तो 14 साल का लिया था, जीता था, उसमें हम कोई नहीं होने देंगे मिलावट और कोई कम्प्रोमाइज। आगे 18 साल हमारा उद्देश्य है, उसको लेकर के रहेंगे और उसकी लड़ाई की तैयारी हम आज से शुरू करते हैं कि 14 से 18 साल को भी आप शामिल कीजिए शिक्षा के मौलिक अधिकार में, बच्चे के अधिकार में, बालपन के अधिकार में। इस रणनीति को लेकर के हम आज दिन भर अपना चिंतन करके एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करें, देशव्यापी अभियान कह लीजिए, आंदोलन कह लीजिए, कुछ ऐसा लगे कि हम सारे देश को जगाने चले। क्योंकि बच्चों के लिए आवाज उठाना मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा, अपने से ऊपर उठ करके, उन बच्चों की कोई वोट नहीं है, उनके पास कोई नोट नहीं है, उनके लिए आवाज उठाएंगे हम। तो ये कोई पार्टी का, कोई राजनीतिक उस तरह का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये वास्तविक अर्थों में राजनीतिक आंदोलन है। इस देश के सारे वर्तमान और भविष्य को संभालने की लड़ाई है। कहाँ तो होना चाहिए था कि क्वालिटी एजुकेशन, फुल टाइम फॉर्मल एजुकेशन, सब बच्चों को समान मिलना चाहिए, एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए, अमीर और गरीब का पता नहीं लगना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। ये होना चाहिए था हमारा
सरकार का अभियान उसको उल्टा कर रही है। कौन होंगे जो स्कूल से आने के बाद मजदूरी करने के लिए जाएंगे? गरीब के बच्चे होंगे, दलित के होंगे, आदिवासी के होंगे, पिछड़ों में अति पिछड़ों के होंगे, बेटियां होंगी ज्यादातर। स्वाभाविक है, जिस देश में एक एक कदम कदम पर इतनी विषमता है, एक ग्लेरिंग डिस्पैरिटी, जिसको तो मैं इतना इनह्यूमन कहता हूं, बहुत ही ज्यादा, उस तरीके की डिस्पैरिटी का समाज, और उसमें आप छूट दे देते हैं कि बच्चे स्कूल से वापस आने के बाद जाने से पहले काम कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जबरदस्त आंदोलन का मुद्दा है और इसमें हमें पूरे देश के तमाम उन संगठनों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। हमारी यहाँ पर एकजुटता बन जाए आज दिन भर के निर्णय के बाद, और फिर हम सबका आह्वान करें कि ये हमें सिंपली अनएक्सेप्टेबल, हम बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकते इस बात को। कैबिनेट कर ले, चाहे कल को पार्लियामेंट भी कर ले, जहां उनका बहुमत है, और उसमें बहुत से ऐसे पार्लियामेंटेरियन मिल जाएंगे, शायद राज्यसभा में भी मिल जाएंगे उनको। हाँ, ये तो अच्छा है। मुझे याद है पहले के डिबेट्स में जब हम कारपेट चाइल्ड लेबर की लड़ाई लड़ते थे, तो उस समय कुछ हमारे नेता पार्लियामेंट के अंदर अच्छे, जो प्रगतिशील भी माने जाते, वो कहते थे क्या नुकसान है, वो कुछ सीख तो रहे बच्चे, कोई स्किल ट्रेनिंग तो हो रही उनकी। हमने कहा आप अपने बच्चों से क्यों नहीं करवा लेते, उनकी भी तो ट्रेनिंग हो जाए। तो ये सब चीजों को, उसके अंदर एक बेईमाना भरा पड़ा हो, बेईमाना, मैं एक कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये चूंकि जातिवादी सोच इस देश के अंदर बहुत गहरी, और वो जातिवाद मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है, सिखों में भी है, हिंदुओं में तो है ही है। तो वो भी एक मानसिकता झलकती है जब हम पिछड़े दलित के बच्चों से इस तरह की अपेक्षा करते हैं कि वो स्कूल जाए नाम मात्र के लिए और वो अपने रिश्तेदारों के नाम पर कहीं भी काम कर लें, और स्किल ट्रेनिंग के साथ उसको जोड़ देते हैं। तो मैं इन सारी चीजों को आज समेट करके इतना ही कहना चाहूंगा कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई के उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी विक्टर जी ने एक बात कही चलते चलते, और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से तो बोल रहा हूँ, मैंने शांता सिन्हा जी से जब से ये अमेंडमेंट का आया प्रस्ताव, लगातार उनसे हर दूसरे दिन मैं बात कर रहा हूँ लंबी, कल शाम भी मेरी 3 बार बात हुई। मैंने पूछा था कि हमारे देश में यदि हमें आज कहना हो बॉन्डेड लेबर कितने, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर की बात नहीं कर रहा मैं, तो कितने हैं? तो जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं और गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड अपने ऐसे संगठन हैं जो सर्वे करके या कोई रिसर्च करके ऐसा बना देते हैं। उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट भेजी थी, तो उसको देख के मैं दंग रह गया। बच्चों की संख्या हमने शुरू से, एमवी फाउंडेशन जब था तब, और जब ये चेयरपर्सन थी शांता सिन्हा, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, तो उस समय से हमारी स्पष्ट धारणा थी बंधुआ मुक्ति मोर्चा की भी और बहुत संगठनों की, कि जो बच्चा स्कूल में नहीं है, वेंकट रेड्डी जी बैठे हैं यहाँ पे, तो जो स्कूल में नहीं है बच्चा, वो कहाँ होगा? वो कोई पेरिस और लंदन पिकनिक तो करने नहीं गया है, वो कहीं और खुशियां तो नहीं मना रहा, नहीं, वो निश्चित रूप से जो स्कूल में नहीं है बच्चा और उसकी उम्र पढ़ने लिखने की है, स्कूल जाने की है, और वो स्कूल में नहीं है का मतलब निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं बाल मजदूरी कर रहा है। और बाल मजदूरी करने वाला कोई बच्चा, दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं हो सकता जो अपनी इच्छा से कहेगा कि नहीं मुझे पढ़ना लिखना खेलना कूदना नहीं है, मैं तो मजदूरी करूंगा 8, 10, 12 और 16 घंटे। कोई दुनिया का बच्चा नहीं हो सकता। तो निश्चित वो फोर्स चाइल्ड लेबर है, और फोर्स चाइल्ड लेबर है तो बॉन्डेड चाइल्ड लेबर है। तो हम तो तब से, आज 10-15 साल से भी ज्यादा हो गए, 20 साल हो गए, हम चाइल्ड लेबर वर्ड यूज नहीं करते। आप में से बहुत से लोग करते होंगे, हम नहीं करते। हम केवल और केवल बॉन्डेड लेबर कहते हैं उनको, क्योंकि बॉन्डेड लेबर एक्ट में कोई उम्र नहीं बताया गया कि वो 50 साल का होगा तभी बॉन्डेड लेबर कहलाएगा। वो 15 साल का भी हो सकता है, वो 10 साल का भी हो सकता है, उम्र नहीं है उसमें बॉन्डेड लेबर की एक्ट में, जिससे फोर्स लेबर लिया जा रहा। मिनिमम वेजेस का तो सवाल नहीं उठता है। शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित करके और सारी चीजों के, बचपन के अधिकार से वंचित करके यदि आप किसी भी बच्चे से काम ले रहे हैं तो वो केवल चाइल्ड लेबर नहीं है, उसको हमें बॉन्डेड चाइल्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर सेकंड फ्लोर।
एक तो ये मेरा निवेदन नंबर 1। नंबर 2, इसको यदि हम लागू करते हैं आज की परिस्थिति में, और HCL या क्या बना रखे हैं कई संगठन ऐसे जो सर्वे करके दे रहे हैं एस्टिमेट, मैंने सारे आंकड़े उनके पढ़े, बहुत कम से कम बता रहे हैं ड्रॉप आउट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 13। उनका अनुमान है नॉट मोर देन 60 लाख चिल्ड्रन पूरे इंडिया में। और कोई भी जो जानता है, काम करता है इन सवालों के ऊपर, वो अच्छी तरह से जानता है कि कई गुना ज्यादा, इससे ज्यादा बच्चों की संख्या है जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्लास 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4, 5, 6, 7, 8। तो ड्रॉप आउट इतने ज्यादा 42% ड्रॉप आउट था सेंसस के हिसाब से, जो चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, उसमें ड्रॉप आउट 2001 का सेंसस कह रहा है 42%। आप अनुमान लगाइए, यदि 35 से 40 करोड़ के लगभग बच्चे जो पहली में दाखिला लेते हैं, उसमें से 42% ड्रॉप आउट होते हैं, तो कितने करोड़ होंगे? आज यदि सिचुएशन इंप्रूव भी हुई है, मान लिया इन 10, 12, 15 सालों में, तो भी किसी भी सूरत में 5 करोड़ से कम नहीं है बच्चे जो 7वीं 8वीं से पहले ड्रॉप आउट नहीं होते। 5 करोड़ बच्चे यदि 10वीं से पहले ड्रॉप आउट हैं, तो स्वाभाविक है कि वो केवल और केवल इस प्रकार की बंधुआ बाल मजदूरी ही कर रहे हैं। आपने कहा था 1 करोड़ का अनुमान, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि संख्या करोड़ों में। सवाल यहाँ पर संख्या का भी नहीं है, बुनियादी चाहे एक बच्चा भी है, वो भी क्यों बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी झेले। साथियों, तो मैं इन सारी चीजों को इसलिए कह रहा हूं आपके सामने कि आज हम लोग, आप सब लोगों के प्रयास से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अब हम इस पर एक रणनीति तैयार करें। आज तक की हुई लड़ाई, हमारी जीती हुई बाजी हम हार जाएं, तो उन बच्चों को हम क्या जवाब देंगे, और देश को क्या जवाब देंगे, दुनिया को क्या जवाब देंगे? ये लड़ाई UN तक जीती गई, CRC के माध्यम से उन सारी चीजों की आज अवहेलना हो रही है। UN कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स के साथ भी धोखा हो रहा है इस अमेंडमेंट के द्वारा। तो हमें ये मामला जरूरत पड़े तो UN में भी ले जाना चाहिए, ILO में ले जाना चाहिए। ILO के भी हमारे साथी बैठे हुए यहाँ पर कई, मैं सबके साथ मिलकर के ये कहूंगा कि आइए हम लोग आज इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाएं और कोशिश करें कि हम आगे बढ़ें। 18 साल तक का जो अधिकार है बच्चे का, दुनिया के तमाम देशों में, भारत में क्यों नहीं है? मैं समझता हूं कि उस लड़ाई को एक तरह से नए सिरे से लेकर के अपने हाथों में कामयाबी तक पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब निवेदन करूंगा, हमारे बहुत पुराने और अच्छे साथी जो इस लड़ाई में बहुत अगुवाई करते रहे, ओसी फर्नांडिस साहब, वो आए और अपना प्रेजेंटेशन दें।